नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। एक बार फिर से मनी 9 लेकर हाजिर है एक बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार में आपके निवेश पर। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का रखना चाहिए ख्याल। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश कुमार जी, जो हमें बताएंगे ग्रह नक्षत्रों का शेयर बाजार पर असर। नरेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, वेलकम बैक मीनू जी। जी शुक्रिया। और मनी 9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मनी 9 की पूरी टीम को थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लास्ट एपिसोड में हमने मिस किया आपको और एक बार फिर जो है वो करते हैं शुरुआत इसके एपिसोड की और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों को इससे फायदा होना चाहिए जी, क्योंकि मनी 9 का नाम ही मनी 9 है और टेक्निकल फंडामेंटल्स तो आप सब बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा एस्ट्रो एंगल बीच में यदि जोड़ लिया जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है इस विषय में। जी बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं और दर्शकों को बिल्कुल पसंद आएगा आज का हमारा एपिसोड, क्योंकि हम दर्शकों को बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस एपिसोड में देने वाले हैं। तो दर्शकों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप एंड तक ये एपिसोड देखना ना भूलें। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में ही शो के शुरू होने पर ही मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी और वो सवाल जुड़ा है अंबानी के शेयर को लेकर। ये बहुत ज़्यादा बीते हफ्ते इस चीज़ का मतलब चर्चा में रहा, बहुत हॉट टॉपिक रहा कि अंबानी की रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर हर दिन शानदार तेजी के साथ क्लोज हो रहे थे। रिलायंस पावर के शेयर को तो मंगलवार को 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंच गए थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस तेजी के आने के पीछे क्या कारण है? क्यों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर हैं वो इतनी तेजी दिखा रहे हैं और क्या अब अनिल अंबानी के दिन पलटने लगे हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जब कोई कंपनी काम करती है, कंपनी की इनकॉर्पोरेट डेट जो है वो मैटर करती है, कंपनी किस डेट को लिस्ट हुई है वो मैटर करती है, कंपनी के प्रमोटर की अपनी कुंडली क्या बोलती है वो मैटर करती है। तो अनिल अंबानी जी की कुंडली है वृषभ राशि की। यदि हम उनकी कुंडली निकालते हैं तो वृषभ राशि की कुंडली निकलती है और उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। और शनि की महादशा जो है वो वृषभ राशि ऐसी राशि है मीनू जी जिसके लिए शनि भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं और कर्म स्थान के भी स्वामी हो जाते हैं, यानी कि शनि योगा कारक है। और सूर्य की अंतरदशा चल रही है उनकी कुंडली में। और सूर्य की यदि हम बात करते हैं तो सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं वृषभ राशि की यदि हम बात करते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, उनका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया 29 मार्च के बाद। हमने देखा कि 29 मार्च के बाद चीजें जो है वो चेंज होनी शुरू हुई और इस समय शनि अपने ही नक्षत्र से गुजर रहे हैं। तो शनि का अपने नक्षत्र में आना वृषभ राशि के लिए अच्छी स्थिति में आ जाना, क्योंकि यदि हम वृषभ राशि को देखेंगे तो 11वें भाव में आज शनि का गोचर हो रहा है। 11वें भाव का पाप ग्रहों का गोचर अच्छा होता है और खास तौर पर यदि वो पाप ग्रह शनि हो जाए और उसी की महादशा चल रही है, यानी कि रूलिंग प्लैनेट एक कंफर्टेबल पोजीशन में आकर बैठ गया, तो वहां पर अल्टीमेटली उसके रिजल्ट जो है वो बेटर डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं। तो हालांकि शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि दशा ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो योगा कारक भी है और जो उनकी कुंडली में ट्रांजिट में 11th हाउस में गोचर कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उनके अपने लिहाज से, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे जो ज्यादा फायदा है प्रमोटर को ही होता है। प्रमोटर का स्टेक जो है वो ज्यादा होता है किसी भी कंपनी में और प्रमोटर की वेल्थ जो है वो साथ साथ बढ़ती है जैसे जैसे शेयर की कीमत बढ़ती है। तो अल्टीमेटली यदि हम अनिल अंबानी की कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो वो कुंडली जो है वो थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है। और 29 मार्च के बाद, इस साल 29 मार्च को जब शनि का गोचर हुआ उसके बाद ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नजर आ रही हैं और ये गोचर अभी 1.5 साल तक चलेगा, 2.5 साल तक चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि यदि उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी कुंडली के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि उनकी इसी कंपनी पे नहीं, बाकी जहां पर भी वो बिजनेस कर रहे हैं वहां पर चीजों में सुधार होना चाहिए और चीजें आगे जाकर अच्छी चलेंगी। पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम सन से देखते हैं और सन की ही अंतरदशा चल रही है उनकी कुंडली में, तो जो सन है वो फेवरेबल साइन में आ गया। रिलायंस पावर मुझे याद है एक समय ऐसा शेयर था जो बहुत जिसकी बहुत डिमांड हुआ करती थी। ये मैं सन 2007-8 की बात बता रहा हूँ। उस समय शेयर की कीमत बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन खैर उस समय मैं भी एक फाइनेंशियल चैनल में काम करता था, बिजनेस के चैनल में काम करता था। तो वो समय और आज के समय, अब देखते हैं दो शेयर हैं मीनू जी जो बहुत भाग रहे हैं, एक सुजलोन भाग रहा है और एक रिलायंस पावर भाग रहा है। तो
अनिल अंबानी जी की यदि हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली के लिहाज से मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, और आगे जाकर हो सकता है कि और भी बेहतर चीजें होंगी यदि फंडामेंटली और टेक्निकली यदि यहाँ पर चीजें साथ दें और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में अच्छी होती जाए। जैसे बाजार में इस समय धारणा है कि मैनेजमेंट थोड़ी सी अच्छी हो रही है और कंपनी थोड़ा सा ग्रो कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि अनिल अंबानी की कुंडली के आधार पर ये चीज थोड़ी सी ज्यादा वेरी करती है, ये इसको हम ज्यादा कैलकुलेट करेंगे। हालांकि कंपनी के अपने फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल हैं, कंपनी में प्रमोटर्स की गिनती कितनी है, क्या है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट, क्या है इनकॉर्पोरेशन डेट, क्या है वहां पर जब कंपनी लिस्ट हुई उस डेट की कुंडली क्या बनती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन चूंकि प्रमोटर की दशा अच्छी है तो इसलिए स्टॉक में थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रही है और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं जिन्होंने इस पे निवेश किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी आगे भी जारी रहने वाला है। जी, तो मतलब नरेश जी कह रहे हैं कि कंपनी की भी स्थिति आगे भी अच्छी रहने वाली है, तो जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी हो सकता है कि अच्छा मौका हो, वो भी थोड़ा सा मुनाफा कूट पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। टाइम हो गया अगले सेगमेंट का, जहां नरेश जी हमको बताएंगे कि हर राशि के हिसाब से बाजार की चाल कैसे होती है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अगले हफ्ते ग्रहों की दशा कैसी रहने वाली है, किस राशि में कौन सा ग्रह प्रवेश कर रहा है, उसके लिए क्या फायदा है या नुकसान है। देखिए मेरे जब बाजार बंद हुआ ना शुक्रवार को, तो उस समय राहु का गोचर हो गया, सॉरी गुरु का गोचर हो गया। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और गुरु अब राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु फाइनेंस के कारक हैं। कुंडली का जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं, किसी की सामान्य कुंडली भी देखते हैं तो गुरु की पोजीशन जरूर चेक करते हैं। उसका रीजन ये है कि गुरु आय स्थान के कारक होते हैं, धन स्थान के कारक होते हैं, पंचम भाव के कारक होते हैं और भाग्य स्थान के कारक होते हैं। यदि गुरु की पोजीशन कुंडली में खराब होती है तो वित्तीय स्थिति इंडिविजुअल व्यक्ति की ही खराब हो जाती है। और ऐसे गुरु जब ट्रांजिट में आर्द्रा नक्षत्र में है, ट्रांजिट में 10 के बाद अस्त चल रहे हैं, 10 जून के बाद, तो जब गुरु की पोजीशन खराब है तो अगला हफ्ता मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ा सा संभल के जरूर चलना चाहिए। ये मार्केट जो है खासतौर पर जब सूर्य जो है वो बुध की राशि में आ जाएगा, बुध ऑलरेडी उसी राशि में है, गुरु ऑलरेडी उसी राशि में है, सूर्य का वहां आना गुरु का अस्त हो जाना, और डिग्रिकली गुरु जो है वो साथ जा रहे हैं सूर्य के। 24 तारीख को ऐसी स्थिति आएगी जब सूर्य और गुरु एक ही डिग्री पर आ जाएंगे, यानी कि गुरु की अपनी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, पूरी तरह से कंबस्ट हो जाएंगे। जब गुरु की ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि बाजार में हमें थोड़ा सा गिरावट का रुख देखने को मिले या करेक्शन थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। यहां पर लॉन्ग पोजीशन बहुत सोच समझकर मार्केट का ट्रेंड देखकर ही बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार अगले 15 दिन जो है वो काफी हाईली वोलेटाइल रहेगा। अगला हफ्ता तो वोलेटाइल रहने ही वाला है, उसका अगला हफ्ता लास्ट जो वीक होगा जून का, उसमें भी ये हाईली वोलेटाइल रहेगा। लिहाजा कोई भी किसी भी निवेशक ने, क्योंकि हमारा जो शो देख रहे हैं यहाँ पर काफी इंट्राडे में निवेश करते हैं, काफी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। सेक्टर्स की यदि हम बात करते हैं तो सेक्टर्स जो है वो जो चल रहे हैं इस समय, डिफेंस काफी अच्छा चल रहा है या पावर अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी स्थिति है, बाजार में कोई भी ट्रेड लेना है, पहला 15 मिनट आधा घंटा वेट करने के बाद ही अगले हफ्ते को डिसीजन लीजिएगा। आपकी राशि कोई भी है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यदि बाजार की मूव जो है वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव नजर आ रही है तो थोड़ा सा उसी तरीके से जो है वो चीजें जो है वो होंगी। हमने गुरुवार के दिन देखा पिछले वीक में बाजार ने अचानक से टाइम किया, क्योंकि ये पिछले वीक भी हमने बोला था कि यदि बाजार में आपने निवेश करना है तो थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर बहुत प्रेशर है, हो सकता है कि बाजार आपको जून के एंड के आसपास भी वहीं पर नजर आए, क्योंकि बुल जो है वो जून में कमाई नहीं करने वाले। मार्केट या तो जून में जहां से हमने शुरू किया था, जून के अंत में यहाँ पर लगभग फ्लैट रहेंगे या 1-आधे% का फर्क आएगा। बहुत ज्यादा बाजार में स्कोप जो है वो नहीं नजर आ रहा। अगले हफ्ते भी ऐसी स्थिति रहेगी, वोलेटाइल रहेगा जैसा हमने पिछला हफ्ता देखा है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि जो जून है, अगला हफ्ता है, तो हमारे जो निवेशक हैं उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुझे ख्याल है कि जो हमने लास्ट टू लास्ट एपिसोड किया था उसमें भी आपने यही कहा था कि जून में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जो भी निवेश करें उसको सोच समझ कर करें, कहीं ऐसा ना हो आपको नुकसान उठाना पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं शो में आगे। मेरे जी इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। मंगल और केतु एक साथ आगे 7 जून को, जी, ये सिंह राशि में गोचर हो रहा है, शनि 12 राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि मीन में है। ये 6-8 का एक्सिस है। इसके बाद हमने देखा कि एलए में क्या हो रहा है, अमेरिका में एलए में देखिए क्या हो रहा है। वहां पर ट्रंप को फौज भेजनी पड़ी, वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, दंगा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है वहां पर। उसके बाद हमने गुरुवार को देखा अपने यहाँ पर इंडिया में, अहमदाबाद में बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया। तो अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की राशि में केतु ऐसा ग्रह जो एक्सीडेंट करवाता है, जो दुर्घटना करवाता है, जो मॉब से संबंधित चीजें होती हैं वो करवा देता है।
तो इसका असर अल्टीमेटली ग्राउंड पे तो नजर आ रहा है 6-8 एक्सिस का, मार्केट के ऊपर अभी तक इसका असर नहीं नजर आया। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते ईरान वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा भारी रह सकता है, क्योंकि चीजें जो है ईरान में, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस वाली स्थिति अब पैदा होनी शुरू हो गई है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान जो है न्यूक्लियर डील के ऊपर नहीं आता, तो ये उसके लिए भारी गलती होगी। अगला हफ्ता उस लिहाज से हमें बहुत जरूर वॉच करना चाहिए। एक दूसरा, क्रूड पे जरूर नजर रखिए, शनि अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ईरान में कोई भी क्राइसिस यदि बढ़ता है तो उसका असर क्रूड पे आएगा। क्रूड यदि महंगा होता है तो अल्टीमेटली वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रूड यदि महंगा होता है तो वो इन्फ्लेशन को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। हालांकि हम इंडिया में कंफर्ट जोन में है आज की डेट में, और इन्फ्लेशन को किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, फूड इन्फ्लेशन का चक्कर नहीं है। लेकिन यदि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई इसके चक्कर में, क्रूड महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के ऊपर इसका असर आया, तो डेफिनेटली बाजार इसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। ये भी एक कारण है कि अगला हफ्ता थोड़ा सा जरूर सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। मिडल ईस्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, वहां पर क्राइसिस आना तय लग रहा है। जी, तो मतलब कुल मिलाकर बाजार पर दबाव हमें देखने को मिल सकता है, तो निवेशक और जो एंट्री लेना चाह रहे हैं बाजार में, उनको भी बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए आगे। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, अभी आपने बताया कि हर तरफ से दबाव है बाजार पर, तो कोई ऐसा दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? ऐसा कोई दिन है जब आप देख रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है बाजार में? देखिए, जैसे 14 को चेंज हो गया है ना, पहला पहला या दूसरा दिन, हम मंगलवार मान के चलिए, मंगलवार थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहेंगे हम अगले हफ्ते में। तो मंगलवार का दिन ऐसा है जहां पर थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहेंगे। अगला हफ्ता एक ऐसा हफ्ता आ रहा है, इससे अगला हफ्ता जिस दिन 24 जून है, उस दिन हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस वीक में मंगलवार थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मंगलवार को हमें हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। जी, तो दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को थोड़ा सा संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर। बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका सभी दर्शकों को इंतजार रहता है कि किस राशि को बाजार में निवेश करना चाहिए, किस राशि के लोगों को किस सेक्टर में निवेश करने के यहाँ पर सलाह दी जा रही है, तो बताएंगे नरेश जी, बताइए। देखिए मीनू जी, हमने पहले भी काफी बार इस पे चर्चा की है। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, ये मंगल की राशि है, तो मंगल रियल एस्टेट का कारक होता है। मंगल वाले रियल एस्टेट पे पैसा लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। मीन रियल एस्टेट सेक्टर में भी पैसा लगा सकते हैं, रियल्टी के शेयरों में भी पैसा लगा सकते हैं। रियल्टी के शेयरों में इसलिए क्योंकि शनि यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं, 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। वो जितना भी लेबर ओरिएंटेड काम है वो सारा शनि से आता है। रियल्टी में पैसा लगा सकते हैं, मेटल में पैसा लगा सकते हैं, वहां पर चीजें इनके लिए अच्छी हैं। क्योंकि वीनस दूसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो धन के कारक हैं, जो पैसे, जो बहुत ज्यादा पैसा आता है वो वीनस से ही आता है। तो ऐसे लोग जो है वो रियल एस्टेट के अलावा रियल्टी में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा पैसा ऐसी कंपनीज में लगाया जा सकता है जहां पर जो है वो लग्जरी है, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है। पीवीआर जैसी कंपनियां हैं, नायका जैसी कंपनियां हैं, जो सारी, जहां से हम मीडिया है, जहां से हम सिर्फ अपीयरेंस देखते हैं। तो ऐसी कंपनीज जहां पर दिखावे का काम होता है, यानी कि जहां पर अपीयरेंस होती है, मीडिया में पैसा लगाया जा सकता है। ऐसे लोगों को, मेष राशि के जातकों को, अपनी कुंडली दिखाने के बाद, विश्लेषण करवाने के बाद इन सेक्टर्स में पैसा लगाएंगे तो ज्यादा फायदा जो है वो हो सकता है। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। बुध यहाँ पर आय भाव के, धन भाव के स्वामी हो जाते हैं। गुरु यहाँ पर आय भाव के स्वामी हो जाते हैं, और यहाँ पर शनि दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो शनि से संबंधित सेक्टर में पैसा लगाया जा सकता है। अगेन रियल्टी है, मेटल्स है, गुरु है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एनबीएफसी है, यहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं। बुध है वहां पर, बुध से अगेन ट्रेडिंग आती है। ऐसी कंपनीज जहां पर मैनेजमेंट से संबंधित चीजें होती हैं, मैनेजमेंट से संबंधित फैसले होते हैं, वहां पर पैसा वृषभ राशि के जातक लगा सकते हैं। इनको यहाँ पर ब्यूटी से संबंधित, एंटरटेनमेंट से संबंधित कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। इन निवेशकों को इन सेक्टर्स में पैसा लगाने का फायदा ज्यादा हो सकता है। अगली राशि मिथुन है। मिथुन ये बुध की अपनी राशि है। मीनू जी, ये जो मीन राशि वाले होते हैं, मिथुन राशि वाले होते हैं, ये अच्छे ट्रेडर होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और पूरे कैलकुलेटिव होते हैं, पूरे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। इनको पता है कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो बाजार में बाहर रहना है। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करते हैं, क्योंकि इनके लिए बुध दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं। 4th हाउस का स्वामी भी बुध होता है। तो ऐसे लोगों को चांदी में निवेश करना चाहिए, जहां पर समुद्र से रिलेटेड काम है, जहां पर पानी से रिलेटेड काम है, बेवरेजेस से रिलेटेड काम है, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर है, जहां पर बड़ी कंपनियां हैं जो एजुकेशन में काम करती हैं, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। प्रिंटिंग का जहां पर काम होता है वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। मेटल का काम है, मंगल से संबंधित जितना भी काम है, रियल्टी है, रियल एस्टेट है, या फिर आप डिफेंस में पैसा लगा सकते हैं, कॉपर में पैसा लगा सकते हैं। सोने में निवेश इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
जितनी भी शिपिंग कंपनियां हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं जहां पर जल से संबंधित काम होता है, या ऐसी इंफ्रा कंपनियां जो सिर्फ पुल बनाने का काम करती हैं, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। तो मिथुन राशि के लिए ये सेक्टर जो है वो काफी अच्छे हैं। आगे कर्क राशि है। कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, सबसे ज्यादा मार्केट में लॉस यही लेकर निकलते हैं, क्योंकि ग्रीड और फेयर फैक्टर का शिकार जल्दी हो जाते हैं। इनका राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। ये क्या करते हैं, घड़ी में तोला घड़ी में मासा वाली कहावत होती है ना, कि सडनली बॉइल्ड हो जाएंगे, सडनली कूल डाउन हो जाएंगे। तो इमोशंस के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, उसी चक्कर में ये फायदा नहीं उठा पाते बाजार में। इनको मेरी सलाह है कि इंट्राडे फ्यूचर जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स की इंट्राडे ट्रेडिंग में हाथ ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, ये हाथ जला बैठेंगे। तो कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको सबसे पहले तो जो पीएसयू है उनमें काम करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर की जो जितनी भी कंपनीज है वहां पर इनको फायदा हो सकता है। शुक्र से रिलेटेड कंपनी जो है, जो जितनी भी लार्ज कैप की कंपनीज हैं सारी शुक्र से आती हैं, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है, वहां पर इनको फायदा हो सकता है। इसके अलावा यदि कर्क राशि के जातक मंगल से संबंधित काम करेंगे, डिफेंस में काम करेंगे, कॉपर में काम करेंगे, तो उनको डेफिनेटली वहां पर फायदा हो सकता है। तांबे में निवेश किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर में ये लोग निवेश कर सकते हैं, वहां पर काफी चीजें इनके लिए अच्छी नजर आती हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य सत्ता होता है। पीएसयू सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग इनके लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग में काम करेंगे तो काफी इनको फायदा हो सकता है। जो सिंह राशि है उनके लिए आय स्थान और धन स्थान दोनों के स्वामी जो है वो बुध हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे इनके लिए अच्छा है, लेकिन इनको भी फ्यूचर इंडेक्स थोड़ा सा संभल कर करना चाहिए, मार्केट का मूव थोड़ा सा देख लेना चाहिए। शुक्र से संबंधित जितना भी काम है, जहां पर लग्जरी है, जहां पर बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बनाती हैं कंपनीज, बहुत बड़ी रियल्टी कंपनीज है, जहां पर जो मार्केट में लिस्टेड है, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। कपड़े से संबंधित जितना भी काम हो रहा है, कपड़े में भी दो तरह के काम है मीनू जी। एक टेक्सटाइल है जहां पर बनता है कपड़ा मशीनों के जरिए, एक ट्रेडिंग करती है कंपनी, कपड़े की ट्रेडिंग करने वाली कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। हीरे जवाहरात बनाने वाली कंपनियां, पीपीआर जैसी जो जो कंपनियां हैं, पीपी ज्वेलर्स करके शायद कंपनी, ऐसी कंपनी जहां पर हीरे की ट्रेडिंग होती है, जहां पर डायमंड का ट्रेडिंग का काम होता है, वहां पर ये लोग पैसा लगा सकते हैं। इनको उससे काफी जो है वो फायदा मिल सकता है। अगेन कन्या राशि है जो बुध की राशि है, ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, ये बुध की महत्वपूर्ण राशि है। यहाँ पर यदि हम इनका केंद्र चेक करते हैं तो 10वें भाव में भी बुध की राशि आ जाती है, 11वें भाव में चंद्रमा की राशि आ जाती है, और इनके लिए शुक्र की राशि दूसरे भाव में आ जाती है जो धन का भाव होता है। तो ये लोग कहां पर पैसा लगा सकते हैं, बैंकिंग में पैसा लगा सकते हैं, एफएमसीजी में पैसा लगा सकते हैं, जल जल तत्व से संबंधित जितनी भी कंपनीज हैं, पोर्ट्स हैं, शिपिंग्स हैं, ऐसी कंपनी जो आपका ये पुल बनाती हैं, जहां पर सिर्फ समुद्र के ऊपर या नदियों के ऊपर पुल बनाने वाली इंफ्रा कंपनीज हैं, उनके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। बेवरेजेज में पैसा लगा सकते हैं। समंदर के अंदर से जितनी चीजें निकलती हैं, जिनमें ऐसी कंपनी जिनमें ट्रेड करती हैं, जो समुद्र के अंदर से जो चीजें निकलती हैं, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। इनको इनसे काफी डेफिनेटली फायदा होता है कन्या राशि के जातकों को। अगली राशि है तुला। तुला राशि चूंकि शुक्र की राशि है, शुक्र धन का कारक ग्रह है, तो पहले तो पैसा ऐसी कंपनी में लगाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लार्ज कैप की कंपनीज हैं, वहां पर फायदा होने के चांसेस इनको ज्यादा हो सकते हैं। कुछ लोग पेनी में निवेश कर देते हैं, पेनी में इनको निवेश नहीं करना चाहिए। पावर सेक्टर में काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में काम कर सकते हैं। जल तत्व की जितनी भी चीजें हैं वहां पर, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव के स्वामी खुद चंद्रमा हो जाते हैं, तो जल तत्व से संबंधित शिपिंग है, डिफेंस है, पोर्ट्स है, तांबे की कंपनियों में ये काम कर सकते हैं। इनके लिए चीजें जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा जो है वो निवेश रहेगा। डिपेंड करता है कि ये एंट्री कहां पर लेते हैं, एग्जिट कहां पर लेते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है, और यहाँ पर सूर्य की जो राशि आ जाती है वो 10वें भाव में आ जाती है। तो सूर्य से संबंधित जितना भी सेक्टर है, सरकार से संबंधित जो कंपनीज है, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। सरकार से संबंधित भी वो कंपनी, जैसे सरकार से संबंधित तो बैंक भी होते हैं, लेकिन मेटल में यदि ये पैसा लगाएंगे, डिफेंस में यदि सरकार से संबंधित बैंक में पैसा लगाएंगे, तो वहां पर फायदा ज्यादा होगा। बैंकिंग में पैसा लगाएंगे, एनबीएफसी में पैसा लगाएंगे, तो वहां पर फायदा इनको ज्यादा होगा। तो इनके लिए ये सेक्टर ज्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा यदि ये लोग जो है वो फार्मा में पैसा लगाएं, या जितनी भी जो कंपनी है जो चिकित्सा में ट्रेड करती हैं, डील करती हैं, वहां पर पैसा लगाएं। कुछ लोग जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। तो ये कंपनीज इनके लिए अच्छी हैं। जैसे अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए राशि के स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु ही फाइनेंस के कारक है, गुरु ही बाजार के कारक है। यहाँ पर इनकी कुंडली में 10वें भाव में आ जाती है बुध की कन्या राशि, और 11वें भाव में आ जाती है तुला राशि, और इनके लिए शनि आ जाता है दूसरे भाव में।
तो मेटल्स में पैसा लगा सकते हैं, रियल्टी में पैसा लगा सकते हैं, एफएमसीजी में पैसा लगा सकते हैं, बैंकिंग में पैसा लगा सकते हैं, सोने में पैसा लगाइए, सोना इनके लिए बहुत अच्छा है। जहां पर ब्यूटी आ जाती है, सौंदर्य आ जाता है, जहां पर जैसे नायका जैसी कंपनीज है जो इसमें डील करती हैं, वहां पर पैसा लगाइए। जितनी भी कंपनीज जहां पर कॉस्मेटिक का काम होता है वहां पर पैसा लगाना अच्छा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये सेक्टर जो है वो निवेश के लिए काफी अच्छे हैं। अगली राशि है मकर। मकर चूंकि शनि की राशि है तो शनि के लिए ऐसी तमाम इंडस्ट्री जहां पर लेबर इंसेंटिव काम होता है, जहां पर मशीन से काम होता है, वहां पर सारे सेक्टर में ये पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि मकर राशि के लिए दूसरे भाव में भी शनि की ही कुंभ राशि आएगी, तो रियल्टी सेक्टर जहां पर लेबर इंसेंटिव काम हो रहा है वहां पर पैसा जरूर लगाना चाहिए। यदि हम इनके 11वें भाव की बात करें, वहां पर मंगल की राशि है, डिफेंस में पैसा लगा सकते हैं, तांबे में पैसा लगा सकते हैं। दशम भाव में इनके शुक्र की राशि आ जाती है तुला, तो वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। लग्जरी में पैसा लगा सकते हैं, ब्यूटी में, एंटरटेनमेंट में, जैसे जो कंपनियां मूवी मेकिंग का काम में इन्वॉल्व है वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। तो ये जो राशि है मकर राशि, इनको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। यहाँ पर इनके लिए काफी लाभ का सौदा जो है वो हो सकता है। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है और यहाँ पर दूसरे भाव में आ जाती है आपकी गुरु की मीन राशि, और 11वें भाव में भी गुरु की धनु राशि आ जाती है। तो गुरु से संबंधित जितने भी फील्ड है जहां पर कुछ लोग काम करते हैं, जैसे जो एनजीओ होते हैं जो फॉरेन फंडिंग के साथ भी काम करते हैं, वहां पर ये लोग काम कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। बैंकिंग में पैसा लगाइए, बैंकिंग इनके लिए बहुत अच्छा है। एनबीएफसी में पैसा लगाइए, एनबीएफसी इनके लिए बहुत अच्छा है। चूंकि राशि के स्वामी खुद शनि है तो रियल्टी में पैसा लगाते हैं, मेटल में पैसा लगाते हैं। मेटल में भी यदि हम बेस मेटल की बात करें तो वहां पर चीजें ज्यादा अच्छी है। क्योंकि दशम भाव में मंगल की राशि है, रियल एस्टेट भी इनके लिए अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है। फार्मा यदि हम बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो वहां पर मेडिसिन भी ये कर सकते हैं। ये सेक्टर जो है वो मकर राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगली राशि है मीन राशि, सॉरी। मीन राशि के जातकों के लिए जो 11वां भाव है यहाँ पर आ जाती है शनि की मकर राशि, और दूसरे भाव में आ जाती है मंगल की मेष राशि। तो दोनों ही जो प्लैनेट है वो मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बेस मेटल जिसमें हम सिर्फ लोहा, एल्युमिनियम जैसी चीजों को देखते हैं, दूसरा मंगल कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफेंस, कॉपर, बेस मेटल, स्टील, पावर, इनमें ये लोग पैसा लगा सकते हैं। बैंकिंग में पैसा लगाया जा सकता है। डिफेंस में ज्यादा स्कोप इसलिए है क्योंकि 10वें भाव में धनु राशि आ जाती है जिसका सिंबल ही वो एरो वाला है, वहां पर भी डिफेंस ही हम काउंट करते हैं। तो पैसा जो है वो मीन राशि के जातकों को इन सेक्टर से ज्यादा बन सकता है। यहां पर निवेश करने से इनको जो है वो ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन ये जो सारी रिकमेंडेशन है मीनू जी, ये मून कुंडली के ऊपर आधारित है, मून राशि के ऊपर आधारित है। किसी की कुंडली में लगन कुछ और हो सकता है, राशि कुछ और हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हमारा D10 चार्ट, जहां से हम प्रोफेशनल सक्सेस देखते हैं, वहां पर चीजें कुछ डिफरेंट चल रही होती हैं। हमारी महादशा या अंतरदशा कुछ और चल रही होती है। तो कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद ही डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। कोई भी, भले ही आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं या गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इन्वेस्टमेंट्स के, या आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, तो अपनी कुंडली का यदि आप विश्लेषण करवा लेंगे तरीके से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपकी करंट महादशा के ऊपर, करंट अंतरदशा के ऊपर, आपके D10 के बेस के ऊपर, आपके 10वें भाव के स्वामी के बेस के ऊपर, या आपके लिए अर्निंग के जो ग्रह होते हैं, जैसे मून होता है, जुपिटर होता है और वीनस होता है। यदि मार्केट में आप निवेश करते हैं, इंट्राडे भी निवेश करते हैं, तो आपको कुंडली का 12th हाउस देखना चाहिए, 4th हाउस देखना चाहिए, 5th हाउस भी साथ में देखना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का मनी होता है, 12th हाउस स्पेकुलेशन का भाव होता है, 5वां भाव इजी मनी होता है। तो यदि ये भाव आपकी कुंडली में ठीक है, वीनस की पोजीशन ठीक है, गुरु की पोजीशन ठीक है, 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी की पोजीशन ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर बाजार में काम कर सकते हैं। आपको फायदा होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मून की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, पिछले हफ्ते में जो स्थिति आई हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया, और शॉर्ट पोजीशन इसलिए काट दिया क्योंकि बाजार थोड़ा सा चल निकला था। लेकिन गुरुवार आते आते बाजार ने ऐसी पलटी मारी, सारा जितना 3 दिन का गेन था वो सारा एक दिन में ही उठ गया। तो जिन लोगों ने पहले शॉर्ट किया था, बाद में लगा कि बाजार खरा हो रहा है, वहां पर काट दिया। अब वहां पर प्लस पोजीशन बनाया, बाद में अगले दिन फिर बाजार शॉर्ट हुआ, फिर काटना पड़ा। मून की पोजीशन यदि ठीक होती तो इस तरह के डिसीजन नहीं होते। हालांकि बताया जा रहा था कि बाजार वापसी करेगा, बाजार जो है वो नीचे आएगा, लेकिन कुछ लोग नहीं रुक पाए, उनको फिर नुकसान का सामना करना पड़ा।
जी नरेश जी, तो आपने अभी बताया कि अगर इंडिविजुअल्स को अगर जानना है कि उनको कहाँ पर दांव लगाना चाहिए, उनको कहाँ निवेश करना चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, तो वो अपनी कुंडली दिखाकर ही आगे बढ़े। और इसके अलावा आपने सभी 12 राशियों के जातकों को बताया कि वो कहाँ निवेश कर सकते हैं। तो अगले जो सेगमेंट है जिसमें आप बताएंगे कि हर एक दिन के हिसाब से बाजार की चाल कैसी रहेगी, उस पर जाने से पहले एक मेरा क्विक सवाल है। मैं चाहूँगी आप एक क्विक जवाब मुझे दें कि जैसे आने वाले जो हफ्ते है उसमें 17-18 जून को फेड की बैठक होने वाली है, तो ट्रंप का काफी जी दबाव है दरें कम करने के लिए। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या कुछ निकल कर आएगा इस मीटिंग के, इस बैठक के निष्कर्ष में? देखिए मीनू जी, एक तो चीज नोट कर लीजिए कि गोल्ड डेफिनेटली बढ़ने वाला है। उसका रीजन, दो रीजन जो मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो जो क्राइसिस चल रहा है, मंगल शनि 6 एक्सिस चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब होगा। दूसरा, फेड डेफिनेटली दरें घटाएगा। अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि 1% घटना चाहिए। इसकी बैकग्राउंड पता नहीं, फाइनेंशियल पता है या नहीं हमारे दर्शकों को। जितना डेट हुआ था, लिया गया था सन 2020 में अमेरिका में, उस समय जो इंटरेस्ट रेट थे वो लगभग जीरो जीरो के आसपास थे। अब वो डेट रोल ओवर होना है एक्चुअली। जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं, जितना भी कारपोरेट डेट है, वो रोल ओवर होना है। और बाजार में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहे हैं। हमने देखा कि इनका जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% के आसपास है। तो यदि 4.5% का बॉन्ड यील्ड के ऊपर या 4.5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर 0% वाला डेट रोल आउट होता है, तो डेफिनेटली कारपोरेट सेक्टर के ऊपर दबाव बहुत बढ़ेगा। अमेरिका ऑलरेडी बहुत हैवी डेट में है और बहुत सारी चीजें वहां पर अच्छी नहीं हो रही है। उनका जो है वो डेट लगातार बढ़ता बढ़ता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले में 14% बढ़ गया। तो जी ये बहुत जरूरी है, फेड के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें कम हो गई। हमारे आरबीआई ने 3 बार कम कर दी। आरबीआई ने तो सीआरआर 1% कम कर दिया, 50% का कट यहां पर लगा दिया। बैंक ऑफ कनाडा ने कम कर दिया, यूरोपियन बैंक ने कम कर दिया, जापान ने कम कर दिया। मीन्स पूरी दुनिया कम कर रही है, लेकिन फेड जो है वो थोड़ा सा एडमेंट रवैया अपना रहा है। ट्रंप को यहां पर मुझे लगता है कि मैं ट्रंप का साथ देना चाहूंगा इस मामले में, कि उनको जो वो दबाव बना रहे हैं वो 1% का दबाव बना रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि 1% ना एक ही उसमें वन गो में ना करे। लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कब जो है वो उनका फेडरल रिजर्व 1% तक इसको लेके आएगा। तो जी डेफिनेटली 18 को दरें कम हो रही हैं। यदि 18 को दरें कम होती हैं तो बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होगा। बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी तो पैसा रहेगा इसमें गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तो तरफ। जी अल्टीमेटली एक तो रीजन, हाँ, एक रीजन तो ये नजर आ रहा है कि गोल्ड में, हालांकि ये फंडामेंटल चीज है, ये इसका एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल सिग्नल इसका ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो मंगल शनि का 6 एक्सिस है, उसके कारण जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब हो रहा है। सूर्य का बुध की राशि में जाना सूर्य से संबंधित सारी चीजों को जो है वो लिफ्ट कर देगा। गोल्ड भी उनमें से एक है। तो 15 जून के बाद आप गोल्ड के रेट देखिएगा, आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी ये इसका एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट वो है, नजरिया है। लेकिन जो फंडामेंटल नजरिया है, वो फंडामेंटल नजरिया भी ट्रंप के कहने पर उनको करना ही पड़ेगा। परसों जो खबर थी 3-4 दिन पहले कि ट्रंप जो है वो प्लान कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उनको बदल दिया जाए। तो अल्टीमेटली पिछले एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था कि ट्रंप जो ठान लेते हैं वो करके हटते हैं। उन्होंने मस्क को झुका दिया, मस्क को माफी मांगनी पड़ी पूरे जी मामले में। तो अल्टीमेटली आज की डेट में वो पावरफुल है, पावरफुल बंदा। और शास्त्रों में कहते हैं ना कि जो हाथी होता है उसके पास नहीं जाना चाहिए, या जानवर कोई होता है उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कब पता नहीं लगता। राजा के पास भी पास नहीं फटकना चाहिए, कब पता नहीं कब उसका मूड बदल जाए और कब वो लात मार दे। जी तो ट्रंप की स्थिति लगभग वैसी ही है। तो फेड डेफिनेटली दरें घटाएगा। ये इसको एक अंग्रेजी में शब्द होता है बाउंड टू हैपन, ये होने जा रहा है। और इसका असर डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर नजर आएगा। जी, तो आपके हिसाब से दरें तो कम होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है फेड की मीटिंग के बाद। तो अभी वापस लौटते हैं हम बाजार की तरफ। तो पिछले हफ्ते का बाजार तो हमने देखा ही कि कैसे उसने परफॉर्म किया, अप्स गए, फिर उसके बाद डिप भी गया। तो आपके हिसाब से कैसा रहा बाजार का आउटलुक? और जो आने वाला हफ्ता है अभी, जो 16 से 20 जून की अगर हम बात करें, तो आपके लिए क्या सलाह रहेगी? किस दिन पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे और कैसे चाल रहने वाली बाजार की? मेरी जी, जब हमने पहला एपिसोड किया था तो हमने लिखा था कि बुल्स की जून खराब है। जी तो जून बुल्स के लिए अच्छा नहीं है। 1% प्लस 1% माइनस में हम क्लोज कर सकते हैं जून में। जो सेकंड वीक है, हमने जब जून शुरू किया था लगभग 25,000 के लेवल के आसपास शुरू किया था जून का महीना, जी और घूम घुमा के फिर वहीं पर आ गए। तो जब मैं गुरुवार की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब गुरुवार को बाजार बंद हुआ तो 250 पॉइंट नीचे था निफ्टी, उसके आसपास ही लगभग आ गए हम। 24,900 के आसपास उसने लेवल देख लिया था। तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार थोड़ा सा डिप लेगा यहाँ से।
जो प्लानिटरी पोजीशन आगे बन रही है, जो कंजंक्शन बनी हुई है मंगल और केतु की शनि के साथ, जो 6 एक्सिस बना हुआ है, जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस बना हुआ है, उसका असर बाजार के ऊपर जरूर नजर आएगा और बाजार जो है वो यहाँ से गिरना चाहिए। और वहां पर एक मौका है, ये नहीं है कि ये टेम्पररी परमानेंट गिरावट है, ये करेक्शन का फेस है। जून हमें हो सकता है कि कुछ करेक्शन दिखाकर जाए, लेकिन हम जुलाई में बहुत अच्छा गेन करेंगे, बहुत अच्छा बाजार चलेगा, यहां पर संभल कर ट्रेड करने का मौका है। जी। वीकली यदि आप मेरा रिव्यू पूछते हैं तो थोड़ा सा बाजार में सतर्क रहें, बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन हमें नहीं रखनी चाहिए। यदि हम 16 जून की बात करते हैं तो चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, चंद्रमा शुक्र के केंद्र में रहेंगे। तो उस दिन थोड़ा सा पोजीशन दोपहर 1 बजे के बाद चंद्रमा की बदल जाएगी, चंद्रमा राशि बदल लेंगे। 1 बजे के बाद बाजार में गिरावट आ सकती है, वहां पर यदि आपके पास कोई पोजीशन है तो 1 बजे से पहले पहले आपको थोड़ा सा हल्का कर लेना चाहिए, उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। वहां पर आखिरी फेस में बाजार पलट सकता है, हमने 2 हफ्ते पहले भी देखा था, बाजार में बहुत अच्छा मूव चल रहा था, लेकिन आखिरी 1 घंटे में बाजार पलटा और बाजार नेगेटिव में बंद हुआ। तो यहाँ पर डिफेंस में जो है मौका बन सकता है, लेदर के जो जो कंपनीज हैं डील करती हैं लेदर गुड्स में, उनमें मौका बन सकता है, बेवरेजेस में मौका बन सकता है, रियल एस्टेट में मौका बन सकता है। तो 16 जून में जो पहला दिन है बाजार का, 1 बजे के बाद बाजार पलट सकता है, वहां पर जरूर ध्यान रखिए। बाजार फिर 17 जून को भी वैसा ही रहेगा, यदि वो नेगेटिव में बंद होता है तो यहां पर 17 जून को भी वही चाल बाजार की रहनी चाहिए। चंद्रमा का गोचर राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और चंद्रमा राहु केतु के मध्य ही गोचर करेंगे, ये मन के कारक है। बाजार का मूड जो है वो चेंज होता रहेगा और किसी को समझ नहीं आएगा, दिशा जो है वो नहीं समझ आएगी। बाजार में उतार चढ़ाव 17 जून को बनेगा और वहां पर भी कोई भी ट्रेड करना है, बाजार का मूव देखिए, पहला आधा घंटा 15 मिनट ट्रेड करके देखिए बाजार किधर को जाता है। तो वहां पर हो सकता है कि चीजें 24,750 वाला जो लेवल था हमारा, उसके आसपास बाजार एक बार आ सकता है, वहां पर पोजीशन बना सकते हैं यदि मूव ठीक ठीक लग रहा हो। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से और भी गिर सकता है। 24,750 हालांकि बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। 24,700 का लेवल जहां से बाजार ने पिछले हफ्ते मूव करना शुरू किया था और 25,200 के आसपास का स्तर भी दिखा दिया, वहीं पर हो सकता है बाजार आके रुके। यदि वहां पर नहीं रुकता तो अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता, जब मैं बोल रहा हूँ कि गुरु सूर्य एक साथ आ जाएंगे, उससे अगला हफ्ता 24,100-200 के लेवल में हो सकता है देखने को मिल जाए। 17 जून को कोई भी ट्रेड जो है वो समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव काफी रह सकता है। यही हमने बात की थी एपिसोड के शुरू में कि मंगलवार का दिन थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है, खासतौर पर सोमवार को 1 बजे के बाद जो मून की पोजीशन चेंज हो रही है उसमें चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। 18 जून को देखेंगे कि चंद्रमा गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो कुंभ राशि में ही रहेंगे लेकिन डिग्रिकली थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। जब बाजार खुलेगा तो उस समय चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, तो उस दिन भी बाजार में वीकनेस आपको ज्यादा नजर आएगी, स्ट्रेंथ नहीं नजर आएगी। हमने देखा है कि बाजार जो है वो रेंज में चल रहा है, तो उस दिन हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा रेंज में चले, सामान्य ऐसा कारोबार हो। ट्रेंड देखना पड़ेगा, ट्रेंड देखकर ही ट्रेड करना चाहिए आपको। उस दिन जो कंपनीज हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एनबीएफसीज है, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रह सकता है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उस दिन जो सेक्टर है वो ये वाले सेक्टर में पैसा लगाने का फायदा हो सकता है। 19 जून को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, ये शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। अगेन मून की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो यहां पर भी ये सूर्य और बुध और गुरु के केंद्र में भी रहेंगे। तो हालांकि ये जो त्रिग्रही योग बना हुआ है सूर्य गुरु और बुध का, ये अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद मून का ट्रांजिशन इतना खराब चल रहा है अगले हफ्ते में कि हो सकता है कि उससे चीजें थोड़ी सी वोलेटाइल स्थिति में थोड़ी सी ज्यादा चला जाए। तो 19 जून को भी इनको थोड़ा सा ट्रेंड देखें यदि बाजार सेटल होता है, क्योंकि पहले 3 दिन लग रहा है कि थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा ज्यादा। तो मेटल कंपनीज जो है इस दिन उन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा बनता हुआ नजर आ सकता है। जितनी भी मेटल में ट्रेड करती हैं कंपनीज, मेटल इंडेक्स में लिस्टेड जितनी भी कंपनीज हैं, वहां पर जो है वो मौका बन सकता है। रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे 20 जून को चंद्रमा, ये शनि के ऊपर से ही गोचर करेंगे। रेवती बुध का नक्षत्र है, बुध ट्रेड के कारक है। हो सकता है उस दिन हमें थोड़ी सी बाजार में स्थिरता देखने को मिले, थोड़ा सा सामान्य होता हुआ नजर आए बाजार। लेकिन मुझे अगले हफ्ते में बाजार में नेगेटिव चीज थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है, पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम है। पोर्ट और शिपिंग और बैंकिंग शेयरों में थोड़ा सा फोकस बन सकता है। जी। 18 का जो फेड की मीटिंग की हमने चर्चा की है, उसके ऊपर डेफिनेटली बाजार की नजर रहेगी, उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट हम पे भी आएगा। तो यदि 18 को फेड ने दरें घटाई, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि पैसा फिर मेटल में ज्यादा, प्रीशियस मेटल में ज्यादा जाना शुरू हो सकता है। यदि वो घट जाता है तो हो सकता है कि यहां से भी इक्विटी से पैसा निकले और उसमें जाए गोल्ड और सिल्वर में। जी हमने जी। देखा कि पिछले हफ्ते काफी चर्चा था,
चर्चा में थी कि सिल्वर का जो सिल्वर ईटीएफ में पैसा है या गोल्ड ईटीएफ में पैसा है, उसमें काफी तेजी आई है पिछले मई के महीने में। जी। लोग स्विच हो रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड से भी ज्यादा सिल्वर में हो रहे हैं। ये एक बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट थी गुरुवार के अखबार में जी। कि सिल्वर ईटीएफ में गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। वैसे भी यदि हम दोनों की बात करते हैं मीनू जी, गोल्ड सिल्वर रेशो किसी वक्त पर 1:50 हुआ करता था, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड के बदले में 50 ग्राम सिल्वर मिला करता जी। था। आज की डेट में यदि हम इसको कंपेयर करते हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशो लगभग 95-96 के आसपास है। यदि हम इसके रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं, पिछले 3 साल का सीएजीआर देखते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो जिसको हम बोलते हैं, तो गोल्ड का सीएजीआर लगभग 22% रहा है और सिल्वर का लगभग 15%। ये 7% का जो गैप है, सिल्वर अल्टीमेटली इसको जो है वो फिल करेगा। तो मुझे 15 सितंबर तक सिल्वर भी एस्ट्रो साइकिल में अच्छा नजर आ रहा है। यदि कुछ निवेशक सिल्वर में निवेश करते हैं तो वहां पर भी फायदा होगा। तो ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं, सरकार का डाटा भी बता रहा है कि यहाँ पर पैसा ज्यादा आ रहा है, सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में पैसा ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर ये सेक्टर अभी भी आगे चलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी डिस्टर्ब होती है किसी भी तरीके से, तो उसका असर डेफिनेटली जो है वो मेटल्स के ऊपर आएगा, प्रीशियस मेटल के ऊपर आएगा। यहाँ पर भाव बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। जी। तो ओवरऑल मतलब सिल्वर तो अच्छा चलेगा ही, और सिल्वर ऑल टाइम हाई भी बना रहा है। तो अगर आपने सिल्वर में पैसा लगाया है तो आपको मुनाफा हो सकता है। और साथ ही आपने बताया कि अगले हफ्ते, जैसे कि हम शुरू से बात करते चले आ रहे हैं, कि दबाव आपको देखने को मिल सकता है बाजार में। तो दर्शकों को यही सलाह रहेगी कि थोड़ा बाजार में संभल कर चले, जल्दबाजी में कोई फैसला ना दे, थोड़ा सतर्क रहे। जाते जाते समय की थोड़ी पाबंदी है हमारे पास, लेकिन जाते जाते एक व्यूअर का क्वेश्चन हमारे पास है, पिछले एपिसोड में आया था। इनका नाम है विक्रम राणा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1983। वो पूछना चाह रहे हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा सेक्टर उनके लिए उपयुक्त है निवेश के लिहाज से। तो आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? मीनू जी, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर कुंडली जो है वो समय हो तो साथ कब निकलती है, खैर, लेकिन नहीं भी समय है तो मून चार्ट निकल सकता है। मून चार्ट किसी का भी किसी भी समय निकाल सकते हैं, क्योंकि मून की पोजीशन 54 आवर के बाद चेंज होती है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो हमने मून चार्ट निकाला था, तो इनकी राशि कर्क बनती है। बहुत सेंसिटिव प्राणी है ये, जिनकी भी कुंडली है बहुत सेंसिटिव जातक है। तो पहली बात तो इनको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में यदि ये निवेश करते हैं और इंडेक्स में यदि पैसा लगाते हैं, फ्यूचर इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, तो वहां पर नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये ग्रीड और फेयर फैक्टर के जल्दी शिकार हो जाते हैं। कर्क राशि वालों में यही दिक्कत होती है। तो सेक्टर इनको कौन सा अपनाना चाहिए या कहां पर पैसा लगाना चाहिए? तो डिफेंस में पैसा लगाइए, मंगल से संबंधित कॉपर में पैसा लगाइए, रियल एस्टेट में पैसा लगाइए, पीएसयू में पैसा लगाइए। पब्लिक सेक्टर आपको बहुत अच्छा जो है वो फायदा देके जाएगा। रियल्टीज में पैसा लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो ब्यूटी में काम करती हैं, एंटरटेनमेंट में काम करती हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती हैं, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। तो इनको मेरा जवाब यही है। लेकिन अल्टीमेटली एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर कुंडली में समय यदि हमारे पास होगा, मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि यदि आप अपना कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो अपना समय जरूर भेजिए और जन्म का स्थान जरूर भेजिए। उससे हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड जो है वो कर सकेंगे। जी। तो मतलब एग्जैक्ट आप तभी बता पाएंगे जब आपको टाइम और जन्म का स्थान भी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, डिटेल में इतनी हमें अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो राशि और बाजार का कनेक्शन कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में आपके निवेश पर सर, ये सब कुछ हमने आज के एपिसोड में जाना। अगर आपके पास भी निवेश को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने टाइम ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के अगले एपिसोड में आपके सवालों के जवाब कार्यक्रम में जाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रहों और बाजार की चाल। देखते रहिए मनी 9।